नमस्कार। आज हम गोता लगा रहे हैं गति यानी मोशन की दुनिया में। जी नमस्कार। रोजमर्रा की चीज है ना? गाड़ियां चल रही हैं, हम चल रहे हैं। यहाँ तक कि जब हम सोचते हैं कि हम बिल्कुल स्थिर बैठे हैं, तब भी पृथ्वी तो घूम ही रही है। बिल्कुल। पर सवाल ये उठता है कि क्या हम वाकई समझते हैं कि ये गति, ये मोशन असल में काम कैसे करता है? हाँ, वही। हमें कुछ पाठ्य पुस्तक सामग्री मिली है जो इन बुनियादी बातों को समझाती है। तो आज हमने सोचा कि इसी के जरिए गति के कुछ दिलचस्प पहलुओं को जरा खंगालते हैं। सही। जैसे दूरी और विस्थापन का क्या चक्कर है, चाल और वेग में क्या फर्क है, और ये सब हमारी दुनिया को समझने में मतलब कैसे मदद करता है। हाँ, ये जानना बहुत जरूरी है। तो मिशन ये है कि सिर्फ परिभाषाएं ना रटें, बल्कि ये समझें कि ये चीजें असल में क्या मायने रखती हैं। जैसे क्या कभी सोचा है कि सीधी रेखा में चलना वो सबसे आसान क्यों माना जाता है, हम्म। या फिर गोल घूमने में ऐसा क्या खास है? तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला बिल्कुल बेसिक सवाल, कोई चीज चल रही है या गति में है, इसका आखिर मतलब क्या है? सुनने में तो बहुत आसान लगता है, पर इसमें एक छोटा सा पेच है। देखिए, गति का मतलब है समय के साथ किसी चीज की स्थिति, उसकी पोजीशन बदलना। ठीक है। पर यह स्थिति किसके हिसाब से बदल रही है, यहीं पे जरूरत पड़ती है एक संदर्भ बिंदु की, जिसे हम रेफरेंस पॉइंट या ओरिजिन कहते हैं। अच्छा, रेफरेंस पॉइंट जैसे? जैसे मान लीजिए आप एक चलती ट्रेन में बैठे हैं, तो आपके लिए आपके साथ जो दूसरा यात्री बैठा है वो तो स्थिर है, वो रेस्ट पर है। हाँ बिल्कुल। लेकिन अगर कोई व्यक्ति स्टेशन पे खड़ा है तो उसके लिए आप भी चल रहे हैं और आपका साथी यात्री भी। और हाँ, मुझे बाहर के पेड़ पीछे भागते हुए दिखेंगे। बिल्कुल। तो मतलब ये हुआ कि कोई चीज एक ही समय पर स्थिर भी हो सकती है और गतिशील भी। ये पूरी तरह इस बात पर निर्भर करता है कि देखने वाला कौन है, या कहें कि संदर्भ बिंदु क्या है। पिटी वाली बात हो गई एकदम बेसिक लेवल पर। हाँ, एक तरह से कह सकते हैं। जैसे आपने क्लासरूम की दीवारों का उदाहरण दिया, हाँ। हमारे लिए तो वो स्थिर हैं, पर पृथ्वी घूम रही है तो उसके साथ वो दीवारें भी हजारों किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से घूम रही हैं। सही बात है। और कई बार हम गति को सीधे देखते भी नहीं, उसके असर से पहचानते हैं। जैसे हवा। हवा। हवा हमें दिखती तो नहीं, नहीं। पर जब धूल उड़ती है या पेड़ के पत्ते हिलते हैं तो हम समझ जाते हैं कि हाँ, हवा चल रही है। पृथ्वी की गति भी हम सीधे महसूस नहीं करते, लेकिन दिन रात का होना, मौसम बदलना, ये सब उसी का तो नतीजा है। ये सब संदर्भ बिंदु का ही खेल है। ठीक है। तो ये समझ आ गया कि गति रिलेटिव है, देखने वाले पर निर्भर करती है। अब आते हैं उस चीज पर जो स्कूल में मुझे तो बहुत कंफ्यूज करती थी, दूरी और विस्थापन। हाँ, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, ये बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट्स हैं। हाँ, तो मान लीजिए कोई सीधी सड़क पर चलना शुरू करता है एक बिंदु ओ से। ये हमारा संदर्भ बिंदु हो गया। ठीक है, ओ से शुरू किया। वो 60 किलोमीटर दूर एक बिंदु ए तक जाता है। फिर वो पलटता है और उसी रास्ते पर 35 किलोमीटर वापस एक बिंदु सी तक आता है। तो सवाल ये है कि उसने कुल कितनी दूरी तय की और उसका विस्थापन कितना हुआ। बहुत अच्छा उदाहरण है। देखिए, दूरी यानी डिस्टेंस निकालना तो सीधा है। उसने कुल कितना रास्ता चला? पहले ओ से ए गया 60 किलोमीटर। हाँ, 60 किलोमीटर। फिर ए से सी वापस आया 35 किलोमीटर। तो कुल दूरी हो गई 60 जमा 35 यानी 95 किलोमीटर। दूरी बस ये बताती है कि कुल पथ की लंबाई कितनी थी। इसमें दिशा का कोई लेना देना नहीं, ये एक अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, 95 किलोमीटर दूरी। अब विस्थापन। हाँ, डिस्प्लेसमेंट का क्या? विस्थापन, हाँ, ये थोड़ा अलग है। विस्थापन देखता है कि आप शुरू कहाँ से हुए थे और अंत में कहाँ पहुंचे। उन दो बिंदुओं के बीच की सबसे छोटी सीधी दूरी क्या है और किस दिशा में है। अच्छा, सबसे छोटी सीधी दूरी। हाँ, तो इस केस में शुरुआती बिंदु था ओ। मान लेते हैं ओ को हमने 0 किलोमीटर माना। ठीक। तो ए हुआ 60 किलोमीटर पर। अब वो ए से 35 किलोमीटर वापस आया सी तक। तो सी कहां पर होगा? 60 घटा 35 यानी ओ से 25 किलोमीटर की दूरी पर। हाँ, 25 किलोमीटर। तो विस्थापन हुआ ओ से सी तक 25 किलोमीटर, ओ से ए वाली दिशा में। विस्थापन एक सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी। इसमें मागदार यानी मैग्नीट्यूड 25 किलोमीटर भी है और दिशा भी है, ओ से ए की ओर। ओहो, तो मतलब अगर मैं सुबह अपने घर ओ से ऑफिस ए जाऊं, मान लीजिए 10 किलोमीटर, और शाम को ऑफिस से सीधा वापस घर ओ आ जाऊं, तो मैंने दूरी तो तय की 10 + 10 यानी 20 किलोमीटर। हाँ, दूरी 20 किलोमीटर। पर मेरा विस्थापन वो तो शून्य हो गया, क्योंकि मैं वापस वहीं आ गई जहां से चली थी। एकदम सही। बिल्कुल यही पॉइंट है। यही दूरी और विस्थापन का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण फर्क है।
विस्थापन शून्य हो सकता है, चाहे आपने कितनी भी ज्यादा दूरी क्यों न तय की हो, अगर आप घूम फिर कर अपनी शुरुआती जगह पर ही वापस आ जाते हैं। वो पाठ्य पुस्तक में एक किसान का उदाहरण भी था ना। हाँ, वर्गाकार खेत वाला। हाँ, 10 मीटर भुजा वाला वर्गाकार खेत। वो 40 सेकंड में एक चक्कर लगाता है। पूछा है कि 2 मिनट 20 सेकंड यानी 140 सेकंड बाद उसका विस्थापन क्या होगा। 140 सेकंड तो 140/40 ये हुए 3.5 चक्कर, 3.5 चक्कर। बिल्कुल। तो 3.5 चक्कर के बाद किसान कहाँ होगा? वो शुरुआती कोने से चलकर ठीक सामने वाले विकर्ण के दूसरे कोने पर होगा। हाँ, डायगनली ऑपोजिट कॉर्नर पर। तो दूरी तो उसने 3.5 चक्कर के बराबर तय की, पर विस्थापन क्या हुआ? बस उन दो कोनों के बीच की सीधी दूरी। पाइथागोरस प्रमेय से निकाल सकते हैं √10² + 10², जो कि 10√2 मीटर आएगा। समझ गई। दूरी बहुत ज्यादा, पर विस्थापन बस 10√2 मीटर। कमाल है, ये छोटी छोटी बातें हैं पर सोचने का नजरिया बदल देती हैं। खैर, अब आगे बढ़ते हैं। गतियां भी तो अलग अलग तरह की होती है, एक समान और असमान, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इनमें क्या फर्क है? हाँ, ये भी महत्वपूर्ण है। देखिए, एक समान गति यानी यूनिफॉर्म मोशन वो होती है जब कोई चीज बराबर समय अंतराल में बराबर दूरी तय करती है, और वो भी एक सीधी रेखा में। जैसे? जैसे सोचिए, एक बिल्कुल खाली हाईवे है और एक कार बिल्कुल सीधी जा रही है 80 किलोमीटर प्रति घंटे की स्थिर रफ्तार से। तो वो हर घंटे ठीक 80 किलोमीटर चलेगी, ना कम ना ज्यादा, और दिशा भी नहीं बदल रही। ये हुई एक समान गति। लेकिन शहरों में भीड़-भाड़ वाली सड़कों पर ऐसा कहाँ मुमकिन है? गाड़ी कभी तेज चलती है, कभी धीमी करनी पड़ती है, कभी रुकना भी पड़ता है। बिल्कुल सही। वो होती है असमान गति, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इसमें चीज बराबर समय में अलग अलग दूरियां तय करती है, या हो सकता है दूरी बराबर तय करे पर दिशा बदल रही हो, या दोनों ही बदल रहे हो। हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में ज्यादातर गतियां असमान ही होती हैं। हाँ, जैसे पार्क में जॉगिंग करने वाला इंसान, वो भी तो कभी तेज कभी धीरे होता है। सही। वो जो पाठ्य पुस्तक में तालिका 8.1 दी थी, उसमें दो वस्तुओं ए और बी का डेटा था। वस्तु ए हर 15 मिनट में ठीक 10 मीटर चल रही थी, ये एक समान गति थी। जबकि वस्तु बी अलग अलग दूरियां तय कर रही थी, वो असमान गति थी। अच्छा, तो जब गति असमान है, मतलब स्पीड बदल रही है, तब हम कैसे बताएं कि कोई चीज कितनी तेज या धीमी चल रही है? यहीं पर शायद औसत चाल और औसत वेग का कॉन्सेप्ट आता है ना? हाँ बिल्कुल, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। क्योंकि हर पल तो स्पीड बदल रही है, तो हम एक औसत मान निकालते हैं पूरी यात्रा के लिए। तो औसत चाल कैसे निकालते हैं? औसत चाल, एवरेज स्पीड निकालना तो सीधा है। आपने कुल कितनी दूरी तय की और उसमें कुल कितना समय लगा, बस कुल दूरी को कुल समय से भाग दे दीजिए। औसत चाल इज इक्वल टू कुल दूरी डिवाइडेड बाय कुल समय। अच्छा, जैसे वो कार वाला उदाहरण था पाठ्यपुस्तक में, उदाहरण 8.2। ओडोमीटर की रीडिंग यात्रा शुरू करते समय 2000 किलोमीटर थी और खत्म होने पर 2400 किलोमीटर, और यात्रा में 8 घंटे लगे। हाँ, तो कुल दूरी कितनी हुई? 2400 माइनस 2000 इज इक्वल टू 400 किलोमीटर। 400 किलोमीटर और समय लगा 8 घंटे। तो औसत चाल हुई 400 किलोमीटर 8 घंटे इज इक्वल टू 50 किलोमीटर प्रति घंटा। 50 किलोमीटर घंटा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो कार हर समय 50 पर ही चल रही थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। हो सकता है कहीं वो 80 पर चली हो, कहीं ट्रैफिक में 20 पर आ गई हो, या रुकी भी हो, पर पूरी यात्रा का औसत 50 किलोमीटर प्रति घंटा रहा। और ये याद रखना भी जरूरी है कि ओडोमीटर गाड़ी की दूरी मापता है, विस्थापन नहीं। एकदम सही पॉइंट। ओडोमीटर कुल चली गई दूरी बताता है। अच्छा, अब बात करते हैं औसत वेग, एवरेज वेलोसिटी की। हाँ, इसमें क्या फर्क है? इसमें हम कुल दूरी की जगह लेते हैं कुल विस्थापन और उसे कुल समय से भाग देते हैं। औसत वेग इज इक्वल टू कुल विस्थापन कुल समय। अच्छा, तो वो जो मेरा घर से ऑफिस और वापस घर आने वाला उदाहरण था, हाँ, दूरी थी 20 किलोमीटर। मान लीजिए आने जाने में कुल 1 घंटा लगा, तो औसत चाल तो हो गई 20 किलोमीटर प्रति घंटा। सही। पर क्योंकि मैं वापस घर ही आ गई, मेरा विस्थापन तो 0 था। हाँ, 0। तो औसत वेग क्या हुआ? 0/1 घंटा, यानी 0। बिल्कुल, औसत वेग 0 हो गया, जबकि औसत चाल 20 किलोमीटर घंटा थी। देखिए कितना बड़ा अंतर आ गया। ओ, तो वो ऊषा वाला उदाहरण भी यही समझा रहा था। उदाहरण 8.3, 90 मीटर लंबा स्विमिंग पूल।
वो तैरकर एक सिरे से दूसरे तक गई और फिर वापस पहले सिरे पर आ गई। इसमें उसे 1 मिनट यानी 60 सेकंड लगे। हाँ, तो कुल दूरी कितनी हुई? 90 मीटर जाना प्लस 90 मीटर आना बराबर 180 मीटर। 180 मीटर। और समय 60 सेकंड। तो औसत चाल हुई 180 60 इक्वल्स टू 3 मीटर प्रति सेकंड। करेक्ट। 3 ms। लेकिन वो वापस वही आ गई जहां से शुरू किया था। तो कुल विस्थापन कितना हुआ? 0। 0। तो औसत वेग हुआ 0 मीटर 60 सेकंड इक्वल्स टू 0 ms। एग्जैक्टली। तो ये उदाहरण बहुत अच्छे से दिखाता है कि चाल और वेग कितने अलग हो सकते हैं। चाल सिर्फ रफ्तार है, अदिश राशि। वेग रफ्तार और दिशा दोनों है, सदिश राशि। ये अंतर समझना वाकई बहुत जरूरी है। वेग बदलने के लिए सिर्फ स्पीड बदलना जरूरी नहीं। हाँ, अगर सिर्फ दिशा बदल जाए तो भी वेग बदल जाता है। और यहीं से एंट्री होती है त्वरण की, एक्सेलरेशन की। हाँ, त्वरण, एक्सीलरेटर दबाना, जब गाड़ी की स्पीड बढ़ती है। अब वो एक हिस्सा है, पर सिर्फ स्पीड बढ़ना ही त्वरण नहीं है। त्वरण का तकनीकी मतलब है वेग में बदलाव की दर, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। वेग में बदलाव। हाँ, अब वेग कैसे कैसे बदल सकता है? या तो चीज की स्पीड बढ़ जाए या घट जाए, या फिर उसकी दिशा बदल जाए, स्पीड भले ही ना बदले, या फिर दोनों बदल जाएं, स्पीड भी और दिशा भी। इनमें से कुछ भी होगा तो हम कहेंगे कि त्वरण हुआ है। अच्छा, तो जब हम ब्रेक लगाते हैं और गाड़ी धीमी होती है, वो भी त्वरण है? बिल्कुल, उसे हम कहते हैं ऋणात्मक त्वरण, नेगेटिव एक्सेलरेशन, या ज्यादा कॉमन शब्द है मंदन, रिटार्डेशन, क्योंकि वेग घट रहा है। मंदन। ठीक है। तो त्वरण का फॉर्मूला क्या हुआ? वेग में कितना बदलाव आया और उसे कितने समय में आया। यानी त्वरण a इज इक्वल टू अंतिम वेग v, प्रारंभिक वेग u बटे समय t। a इज इक्वल टू v माइनस u बटे t। और इसका मात्रक? इसका ऐसा ही मात्रक है मीटर प्रति सेकंड वर्ग या मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ms स्क्वायर, क्योंकि ये वेग ms में बदलाव प्रति सेकंड है। और त्वरण भी एक सदिश राशि है, इसकी भी दिशा होती है। हाँ, बिल्कुल। त्वरण की दिशा बहुत महत्वपूर्ण है। अगर त्वरण उसी दिशा में है जिस दिशा में वस्तु चल रही है, यानी वेग की दिशा में, तो वस्तु की स्पीड बढ़ेगी। अच्छा। और अगर त्वरण वेग की दिशा के विपरीत है, तो स्पीड घटेगी, मंदन होगा। ठीक है। और जैसे गति एक समान और असमान होती है, हाँ। क्या त्वरण भी एक समान और असमान हो सकता है? हाँ, हो सकता है। एक समान त्वरण, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, का मतलब है कि वेग एक बराबर दर से बदल रहा है। यानी हर सेकंड वेग में होने वाला बदलाव एक जैसा है। जैसे लगभग किसी चीज को अगर हम ऊंचाई से छोड़ दें, तो गुरुत्वाकर्षण के कारण उसका वेग हर सेकंड करीब 9.8 ms बढ़ता जाता है। ये एक समान त्वरण का उदाहरण है। ओके। और असमान त्वरण, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, का मतलब है कि वेग के बदलने की दर भी समय के साथ बदल रही है। जैसे आप शहर में कार चला रहे हैं, कभी आप तेजी से एक्सेलरेट करते हैं, कभी धीरे से, कभी ब्रेक लगाते हैं, तो त्वरण लगातार बदल रहा है। वो साइकिल वाला उदाहरण था ना पाठ्यपुस्तक में, 8.4। हाँ, राहुल वाला। वो साइकिल चलाना शुरू करता है तो शुरुआती वेग u0 इक्वल्स टू 0, 30 सेकंड में वो 6 ms का वेग पा लेता है। तो यहाँ त्वरण कितना हुआ? a इज इक्वल्स टू 6 माइनस 0 अपॉन 30 इज इक्वल्स टू 0.2 ms स्क्वायर। ये पॉजिटिव है, स्पीड बढ़ी। हाँ। फिर वो ब्रेक लगाता है। अब उसका वेग अगले 5 सेकंड में 6 ms से घटकर 4 ms हो जाता है। तो इस बार u6, v4, t5, त्वरण हुआ a इज इक्वल्स टू 4 माइनस 6 अपॉन 5 इज इक्वल्स टू माइनस 0.4 ms स्क्वायर। माइनस में आया? हाँ, माइनस में। ये ऋणात्मक त्वरण है, यानी मंदन। स्पीड कम हुई। ये सब समझने के बाद गति को देखने का एक और तरीका है, ग्राफ। हाँ, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। दूरी समय ग्राफ और वेग समय ग्राफ। मुझे स्कूल में ये थोड़े मुश्किल लगते थे। क्या ये वाकई में गति को समझने में मदद करते हैं? हाँ, बहुत ज्यादा। ग्राफ एक तरह से गति की तस्वीर खींच देते हैं। देखिए, पहला है दूरी समय ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। इसमें हम समय को x अक्ष पर लेते हैं और दूरी को y अक्ष पर। ठीक है। अब सोचिए, अगर कोई चीज एक समान चाल से सीधी रेखा में चल रही है, तो उसका दूरी समय ग्राफ कैसा होगा?
वो एक सीधी रेखा होगी जो ऊपर की ओर जा रही होगी। सीधी रेखा, हाँ। क्योंकि बराबर समय में बराबर दूरी तय हो रही है और उस रेखा का जो ढलान है, जो स्लोप है, वो उसकी चाल बताता है। रेखा जितनी ज्यादा खड़ी होगी स्टीपर, चाल उतनी ज्यादा होगी। अच्छा, और अगर चीज रुकी हुई है तो? अगर चीज रुकी हुई है तो समय तो बढ़ता रहेगा पर दूरी नहीं बदलेगी। तो ग्राफ समय अक्ष के समानांतर एक सीधी क्षैतिज हॉरिजॉन्टल रेखा होगी। ओके। और अगर चाल बदल रही है, यानी असमान गति है? तब ग्राफ सीधी रेखा नहीं होगा, वो एक वक्र, एक कर्व्ड लाइन होगी, जैसे चित्र 8.4 में दिखाया गया था। ठीक है, ये तो हुआ दूरी समय ग्राफ। अब वेग समय ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। हाँ, ये भी बहुत उपयोगी है। इसमें समय एक्स अक्ष पर और वेग वाई अक्ष पर होता है। अब सोचिए, अगर कोई चीज एक समान वेग से चल रही है, मतलब न स्पीड बदल रही है न दिशा, हाँ। तो उसका वेग समय ग्राफ कैसा होगा? वेग का मान तो स्थिर है, समय बढ़ता जा रहा है। तो ये ग्राफ भी समय अक्ष के समानांतर एक सीधी क्षैतिज रेखा होगी। चित्र 8.5। अच्छा, यहाँ समानांतर रेखा का मतलब है वेग स्थिर है, जबकि दूरी समय ग्राफ में समानांतर रेखा का मतलब था वस्तु रुकी हुई है। ये ध्यान रखना होगा। बिल्कुल सही कहा आपने, ये कंफ्यूजन हो सकता है। वेग समय ग्राफ में क्षैतिज रेखा मतलब शून्य त्वरण, कांस्टेंट वेलोसिटी। दूरी समय ग्राफ में क्षैतिज रेखा मतलब शून्य वेग, ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। ठीक है। और अगर त्वरण एक समान है, जैसे वो गिरती हुई चीज? अगर त्वरण एक समान है, मतलब वेग बराबर दर से बदल रहा है, तो वेग समय ग्राफिक सीधी रेखा होगी, लेकिन ढलान वाली, स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन, जैसे चित्र 8.6 में। ढलान वाली सीधी रेखा। हाँ हाँ। और इस रेखा का जो ढलान है वो त्वरण का मान बताता है। अगर रेखा ऊपर जा रही है तो धनात्मक त्वरण, अगर नीचे आ रही है तो ऋणात्मक त्वरण, मंदन। और अगर त्वरण भी असमान है, बदल रहा है? तब ग्राफ सीधी रेखा नहीं होगा, वो किसी भी तरह का टेढ़ा मेढ़ा वक्र हो सकता है। चित्र 8.7। और इसमें वो क्षेत्रफल वाली बात क्या थी? एरिया अंडर द ग्राफ, वो क्या बताता है? हाँ, ये वेग समय ग्राफ की एक बहुत ही खास और शक्तिशाली बात है। वेग समय ग्राफ और समय अक्ष के बीच जो घिरा हुआ क्षेत्रफल होता है, हाँ। वो उस समय अंतराल में वस्तु द्वारा तय किए गए विस्थापन या डिस्प्लेसमेंट के बराबर होता है। अगर गति सीधी रेखा में है तो ये दूरी के बराबर भी होगा। अच्छा, मतलब ग्राफ देखकर हम ये भी पता लगा सकते हैं कि चीज कितनी दूर चली। हाँ बिल्कुल, अगर वेग स्थिर था, ग्राफ क्षैतिज रेखा थी, तो क्षेत्रफल एक आयत का होगा, वेग गुणा समय। और अगर त्वरण एक समान था, ग्राफ ढलान वाली सीधी रेखा थी, तो क्षेत्रफल एक समलंब चतुर्भुज का होगा। या आप उसे एक आयत और एक त्रिभुज के क्षेत्रफल का जोड़ भी मान सकते हैं, जैसा चित्र 8.6 में किया गया है। ये गणना करने में बहुत मदद करता है। कमाल है। तो ग्राफ सिर्फ देखने के लिए नहीं है, उनसे हम कैलकुलेशंस भी कर सकते हैं। हाँ शायद इसीलिए वो गति के 3 समीकरण भी ग्राफ से ही निकाले गए थे। हाँ बिल्कुल, इक्वेशंस ऑफ मोशन। वो 3 समीकरण, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, हाँ, वेग समय संबंध, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, स्थिति समय संबंध, और 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, स्थिति वेग संबंध। ये तीनों समीकरण तब लागू होते हैं जब कोई वस्तु एक सीधी रेखा में एक समान त्वरण से चल रही हो। ये बहुत महत्वपूर्ण शर्त है। हाँ, एक समान त्वरण। इसमें u प्रारंभिक वेग है, v अंतिम वेग है, a वो एक समान त्वरण है, t लगा हुआ समय है और s उस समय में तय किया गया विस्थापन या दूरी सीधी रेखा में है। और ये समीकरण आए कहाँ से? इन्हें वेग समय ग्राफ का उपयोग करके प्राप्त किया जा सकता है। जैसे चित्र 8.8 में दिखाया गया था, उस समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल जो विस्थापन s है और रेखा के ढलान जो त्वरण a है का उपयोग करके। अच्छा, तो ये गणितीय रूप से गति का वर्णन करते हैं। हाँ, और ये बहुत शक्तिशाली हैं। अगर हमें कुछ चीजें पता हों, जैसे शुरुआती वेग, त्वरण और समय, तो हम अंतिम वेग और तय की गई दूरी आसानी से निकाल सकते हैं। उदाहरण 8.5, 8.6 और 8.7 में इन्हीं समीकरणों का उपयोग करके सवाल हल किए गए हैं। ठीक है, सीधी रेखा वाली गति और उसके समीकरण समझ आ गए। पर अब आते हैं उस सवाल पर जो मुझे बहुत दिलचस्प लगा था। क्या ऐसा हो सकता है कि किसी चीज की स्पीड तो न बदले, वो एक ही रफ्तार से चले, पर फिर भी उसमें त्वरण हो रहा हो? ये कैसे मुमकिन है? हाँ, ये बिल्कुल मुमकिन है। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण है एक समान वृत्तीय गति,
यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। वृत्तीय गति, गोल घूमना। हाँ, सोचिए एक एथलीट है जो एक गोल ट्रैक पर दौड़ रहा है, बिल्कुल एक ही स्पीड से, मान लीजिए 5 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से। उसका स्पीडोमीटर हमेशा 5 ही दिखा रहा है। ठीक है, स्पीड स्थिर है 5 ms, तो त्वरण कैसे हुआ? त्वरण तो वेग में बदलाव होता है। सही, त्वरण वेग में बदलाव है। और वेग क्या है? स्पीड और दिशा दोनों। हाँ, स्पीड और दिशा। अब जब एथलीट गोल ट्रैक पर दौड़ रहा है, तो क्या उसकी दिशा बदल रही है? हाँ, हर पल बदल रही है। अगर वो सीधा जाता तो ट्रैक से बाहर निकल जाता, उसे लगातार मुड़ना पड़ रहा है। एग्जैक्टली। क्योंकि उसकी दिशा लगातार बदल रही है, इसका मतलब है कि उसका वेग लगातार बदल रहा है, भले ही उसकी स्पीड 5 ms स्थिर है। ओह अच्छा, स्पीड कांस्टेंट पर वेलोसिटी चेंजिंग। बिल्कुल। और क्योंकि वेग बदल रहा है, इसका मतलब त्वरण हो रहा है। तो एक समान वृत्तीय गति एक त्वरित गति का उदाहरण है, भले ही चाल स्पीड एक समान हो। कमाल है, ये तो सोचना पड़ेगा। इस त्वरण की दिशा हमेशा वृत्त के केंद्र की ओर होती है। इसे अभिकेंद्रीय त्वरण, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं। वो पत्थर को धागे से बांधकर घुमाने वाला उदाहरण एक्टिविटी 8.11 भी तो यही समझाता है ना? हाँ बिल्कुल, जब आप पत्थर घुमा रहे हैं तो आप धागे से उसे अंदर की ओर खींच रहे हैं। वो बल अभिकेंद्रीय त्वरण पैदा कर रहा है। जैसे ही आप धागा छोड़ते हैं, पत्थर सीधा उड़ जाता है। हाँ, सीधा किस दिशा में? उस क्षण वृत्त की स्पर्श रेखा टेंजेंट की दिशा में। यह दिखाता है कि हर पल उसकी दिशा बदलने की कोशिश हो रही थी, और जैसे ही वो बल हटा, वो अपनी स्वाभाविक सीधी रेखा वाली गति में चला गया। तो पृथ्वी के चारों ओर चांद का घूमना या किसी सैटेलाइट का घूमना, ये सब त्वरित गति के उदाहरण हैं। हाँ, अगर हम उनकी चाल को लगभग एक समान माने तो ये एक समान वृत्तीय गति के अच्छे उदाहरण हैं। चाल स्थिर, पर दिशा बदलने के कारण त्वरण मौजूद है। और इसी कॉन्सेप्ट से वो 3 सवाल भी जुड़े थे जो स्रोत में पूछे गए थे। पहला था, क्या शून्य वेग के साथ स्थिर त्वरण हो सकता है? हाँ, जब आप किसी गेंद को सीधा ऊपर फेंकते हैं, तो जो सबसे ऊंचा बिंदु होता है, वहां पर गेंद एक पल के लिए रुकती है। वेग 0 होता है। हाँ, रुकती है। पर क्या उस पर त्वरण लग रहा होता है? हाँ, गुरुत्वाकर्षण का त्वरण जी तो तब भी नीचे की ओर लगी रहा होता है। तो वेग 0 पर त्वरण लगभग 9.8 ms², स्थिर। अच्छा, दूसरा था, क्या त्वरण के साथ एक समान चाल हो सकती है? हाँ, अभी हमने देखा एक समान वृत्तीय गति में चाल एक समान पर त्वरण मौजूद। और तीसरा, क्या गति की दिशा के लंबवत परपेंडिकुलर त्वरण हो सकता है? हाँ, फिर से वही उदाहरण। एक समान वृत्तीय गति में वेग हमेशा स्पर्श रेखा की दिशा में होता है और अभिकेंद्रीय त्वरण हमेशा केंद्र की ओर होता है, जो स्पर्श रेखा के लंबवत होता है। वाह, तो ये तीनों स्थितियां संभव हैं। जी हाँ, ये कॉन्सेप्ट्स थोड़े बारीक हैं, पर गति की पूरी तस्वीर समझने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो कुल मिलाकर आज की इस पूरी चर्चा से मुझे तो ये समझ आया कि गति जितनी सीधी साधी दिखती है, उतनी है नहीं। सबसे पहली बात ये रिलेटिव है, देखने वाले पर निर्भर करती है। बिल्कुल। दूसरी बात, दूरी और विस्थापन में बहुत बड़ा फर्क है। विस्थापन 0 भी हो सकता है और इसमें दिशा मायने रखती है। सही। फिर चाल और वेग। चाल सिर्फ रफ्तार है, वेग में दिशा भी है, इसलिए औसत चाल और औसत वेग बहुत अलग हो सकते हैं। हाँ। त्वरण का मतलब सिर्फ स्पीड बढ़ना नहीं, बल्कि वेग में किसी भी तरह का बदलाव है। स्पीड कम होना या दिशा बदलना भी त्वरण ही है। जी। ग्राफ गति को देखने और समझने का एक बढ़िया तरीका है। दूरी समय ग्राफ का ढलान चाल बताता है, वेग समय ग्राफ का ढलान त्वरण बताता है, और वेग समय ग्राफ के नीचे का क्षेत्रफल विस्थापन बताता है। बहुत अच्छे से सारांशित किया आपने। और आखिर में वो वृत्तीय गति वाली बात कि स्पीड स्थिर होने पर भी दिशा बदलने के कारण त्वरण हो सकता है। एकदम सही। और ये सब जानना, जैसा आपने शुरू में कहा था, सिर्फ अकादमिक कसरत नहीं है। गति को समझना हमें अपने आसपास की दुनिया को बेहतर ढंग से समझने और यहाँ तक कि उसे नियंत्रित करने और इस्तेमाल करने की क्षमता देता है। हाँ, स्रोत में भी लिखा था अनियंत्रित गति, जैसे बाढ़ या तूफान, कितनी विनाशकारी हो सकती है। और वहीं दूसरी ओर नियंत्रित गति, जैसे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में टरबाइन का घूमना, हमारे लिए कितनी उपयोगी है। गाड़ियों के इंजन से लेकर हवाई जहाज उड़ाने तक
रॉकेट लॉन्च करने तक हर जगह गति के इन्हीं मूल सिद्धांतों का इस्तेमाल होता है। बिल्कुल। तो अंत में श्रोताओं के लिए एक सोचने वाली बात छोड़ जाते हैं। आज हमने ज्यादातर सीधी रेखा में गति या फिर एक समान वृत्तीय गति की बात की, जो थोड़ी कह सकते हैं आदर्श स्थितियां हैं। हाँ, सिंप्लीफाइड केसेस हैं। असल दुनिया में गतियां अक्सर ज्यादा जटिल होती हैं। जैसे हवा में फेंकी गई गेंद का रास्ता, वो परवलयाकार होता है, प्रोजेक्टाइल मोशन, या फिर झूले की गति जो आगे पीछे दोलन करती है, ऑसिलेटरी मोशन। तो सवाल ये है कि आज हमने जो मूल सिद्धांत समझे, दूरी, विस्थापन, वेग, त्वरण, उनके बदलाव की दर, क्या आपको लगता है कि यही सिद्धांत इन ज्यादा जटिल गतियों को समझने और उनका विश्लेषण करने की चाबी बन सकते हैं? और अगर हाँ, तो कैसे? इस पर सोचिएगा जरूर। जरूर, ये एक बहुत अच्छा सवाल है आगे सोचने के लिए।